नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई सेक्शन 375। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 ऑफ 10, जो कि मूवी के हिसाब से काफी अच्छी है। हम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइबर को दबाकर ग्रे कर दें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले वीडियो को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप हमारे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं, इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम तरुण होता है, जो कि पेशे से एक बहुत ही बड़ा जाना माना वकील होता है, जिसके अपने ही वसूल थे और कानून को लेकर विचारधारा थी, और एक लॉ कॉलेज में बुलाया गया है लॉ स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने के लिए। तरुण कहता है कानून इंसाफ के बराबर नहीं है, कानून एक माध्यम है इंसाफ दिलाने का, लेकिन वो भी कभी भी कानून से प्यार मत करना। तभी एक छात्रा खड़ी होकर कहती है, आप एक लॉयर है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तरुण 2012 में हुए निर्भया केस को याद दिलाता है और कहता है कि उसमें 5 आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें एक नाबालिग था। बस 3 महीने बचे हुए थे बालिग होने में। जो घाव विक्टिम को दिए वो उसकी मौत का कारण बने। जब केस चल रहा था तो वह 18 का हो भी गया। देश चाहता था उसे फांसी की सजा मिले, लेकिन कानून के हिसाब से फैसला हुआ नाबालिग होने के कारण उसके केस की सुनवाई जुगनाई कोर्ट में हो। बाकी सभी बलात्कारियों को फांसी हुई, लेकिन वो 3 साल की सजा काटकर छूट गया। अब सवाल ये उठता है, क्या कानून सही था? जवाब है हाँ। अब सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिला? तो जवाब है नहीं। अब एक छात्र उठकर पूछता है, आपको क्या लगता है? तरुण कहता है कि मैं तो सिर्फ कानून के लिए ही हूँ। इंसाफ हमें सुनने को मिलता है, लेकिन कानून हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंजलि होता है। फिल्म में असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती है। कुछ कपड़े लेकर एक आदमी के पास जाती है जो कि बहुत ही जाना माना डायरेक्टर था, जिसका नाम रोहन खुराना होता है। अंजलि उसे कपड़े निकाल कर दिखाने लगती है, जो कि रोहन ने उसे कपड़े ला कर दिखाने को कहा था। रोहन का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वह अजीब निगाहों से देखने लग जाता है, जैसे कि उसके इरादे कुछ गलत करने के हों। वह अंजलि से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और फिर अचानक से उसका हाथ घसीट कर उसे साथ जबरदस्ती करने लगता है। अंजलि उससे दूर हटने की कोशिश कर रही होती है। गंदी नीयत से भरा रोहन उसके कसकर पकड़ लेता है और अंजलि को अपनी हवस का शिकार बना डालता है। हम देखते हैं कि अंजलि मुंह ढककर घर आती है। भाई उसकी हालत देखकर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो अंजलि उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो कि एक फिल्म सेट पर होता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और रोहन को अंजलि के बलात्कार करने के जुर्म में ले जाती है। इसका मतलब होता है कि अंजलि ने रोहन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। अब हम अंजलि को देखते हैं जो कि एक असोल हिस्ट्री एक फिजिशियन एग्जाम के लिए पुलिस द्वारा हॉस्पिटल लाई जाती है, पर वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। एक मेल डॉक्टर उससे सवाल पूछता है। सवाल कुछ इस तरह से थे, जब आपके साथ ये हो रहा था तब आपको पेन हुआ या नहीं, आप किस पोजीशन में थे और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया, लास्ट पीरियड कब आया था, आप सेक्सुअली एक्टिवेटेड थे या नहीं, और न जाने ऐसे कई सवाल जिनके जवाब देने पड़ते हैं। और अब हर सोशल मीडिया और हर न्यूज चैनल पर खबर फैल जाती है, फिल्म डायरेक्टर ने अपने साथ काम कर रही लड़की का बलात्कार किया। तो सभी में बहुत गुस्सा भर जाता है। सभी अपनी अपनी दलीलें देने लगते हैं कि जिसने किया है उसके साथ क्या करना चाहिए और कहां कहां ऐसा हो रहा है। अब रोहन का सुनवाई का दिन आ जाता है। उसे सेशन कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी पत्नी भी मौजूद होती है। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। जो अंजलि ने बयान दिया और उसकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें काफी समानताएं हैं, यानी कि उसकी DNA टेस्ट में पाया गया है कि उसकी वेजिना में रोहन के स्पर्म मौजूद थे। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए धारा 376 तहत रोहन खुराना को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। रोहन को जब जेल में ले जा रहे होते हैं तब वह अपनी पत्नी से कहता है, मेरा विश्वास करो, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया है। अब उसकी पत्नी सीधा जाने माने एडवोकेट तरुण के पास पहुंच जाती है। ये केस हाई कोर्ट में लड़ने की अपील करती है। अब अगले दिन तरुण रोहन से मिलने जेल जाता है और कहता है, जो भी सच्चाई है वो आप मुझे बता दीजिए ताकि केस आगे बढ़ सके। रोहन कहता है, जो मेडिकल रिपोर्ट है उन्हें बदली कर दिया गया है। तरुण कहता है, ह्यूमन स्पर्म कोई पान नहीं है, आपने थूका और उसे उठाकर आपकी रिपोर्ट में डाल दिया, इसलिए आप अपना पैसा और मेरा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है सब कुछ सच सच बता दीजिए। बता देता है, लेकिन हमें यह नहीं दिखाया जाता।
उनके बीच क्या बातचीत हुई। अब हाईकोर्ट में सुनवाई का दिन आ जाता है। सबसे पहले अंजलि की वकील हिरल अपनी दलील रखती है। कहती है इस देश में हर 20 मिनट में किसी न किसी का बलात्कार का सामना करना पड़ता है। 90% केस में विक्टिम के कोई जानने वाला ही उसके साथ गलत करता है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहन प्रिविलेज भी है और पावरफुल भी है और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अंजलि को मारा पीटा और उनके साथ बलात्कार किया है। सेशन कोर्ट ने पहले ही रोहन को सजा सुना दी थी। मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट उस सुनवाई को बनाए रखेगी। तरुण अपने डिफेंस में कहता है इंडिया में रेप रेट 1.8 है, मतलब 1 लाख औरतों में से 1.8 औरतों को जिंदगी में रोहन के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो अंजलि के साथ कभी हुआ ही नहीं। डिफेंस ये प्रूव करके रहेगा। रोहन बनाम अंजलि जो केस है वह एक एग्जाम्पल बनेगा कि कैसे एक औरत उस कानून का गलत इस्तेमाल करती है जो कानून उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कोर्ट एक ब्रेक के लिए रुक जाती है। तरुण हिरल से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है हिरल पहले तरुण के अंडर में काम करती थी, लेकिन इस केस में दोनों आमने सामने थे। अब केस की सुनवाई फिर से शुरू हो जाती है। हिरल अंजलि को कटघरे में बुलाती है और बताने को कहती है उस दिन क्या हुआ था। अंजलि वही सब बताती है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। हिरल अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हिरल कहती है रोहन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाती है और ये इसकी आदत बन चुकी है। इसलिए मैं अपील करती हूँ रोहन को कम से कम 20 साल की सजा सुनाई जाए। सुनवाई खत्म होने के बाद तरुण कोर्ट से बाहर आता है। तभी एक लड़की उसके चेहरे पर स्याही फेंक देती है। देश की जनता के मन में तरुण को लेकर आक्रोश बना हुआ था क्योंकि वह एक बलात्कारी को डिफेंस कर रहा था, लेकिन तरुण तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसकी नजर में कानून तो सबके लिए एक है, चाहे वह कोई भी हो। केस की सुनवाई दोबारा से होती है। तरुण इन्वेस्टिगेट इंस्पेक्टर को बुलाता है और पूछता है अंजलि ने रिपोर्ट दिन में लिखाई थी, रोहन को अरेस्ट करने वो शाम को गए थे, और ये भी बताता है उन्होंने रोहन के फोन भी नहीं किया ताकि वो भाग न जाए। लेकिन रोहन के कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है। तरुण बताता है पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस थाने के सामने वाली दुकान से कॉल किया और ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगे। ये कहा अगर एफआईआर ना लिखी जाए तो पैसे दो। रोहन ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर रोहन को अरेस्ट कर लिया। रोहन का फोन भी जब्त कर लिया। इसका मतलब है वह अपनी कॉल का सबूत मिटा रहे थे। तरुण एक बेडशीट दिखाता है और बताता है ये रोहन की बेडशीट है जिसमें कि रोहन के सीमन के दाग पाए गए थे। इस बेडशीट को 5 दिन लेट जांच के लिए भेजा गया। इसका मतलब ये है कि ये 5 दिन पुलिस कस्टडी में ही थी। इसका मतलब इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे एविडेंस को कोर्ट में नहीं माना जा सकता, और इसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो बाकी के साथ भी की जा सकती है। बिना एविडेंस के पास के कोई केस ही नहीं बनता। तो मैं अपील करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से भ्रष्टाचारी था। वो लापरवाह किस्म का भी था। इन्हीं सब बातों को देखकर तरुण ने सारा केस अपनी साइड मोड़ दिया था, जबकि वह जानता था कोई भी एविडेंस में बदलाव नहीं किए गए हैं। हिरल फ्रस्ट्रेशन में तरुण के पास जाती है और कहती है आपको पता था कोई भी सबूत बदले नहीं गए हैं, फिर भी आपने लूप होल्स का यूज करके केस को डाइवर्ट किया है जो कि शायद इंसाफ दे पाएगा। तरुण उसे आराम से बिठाकर समझाता है तुम पब्लिक लॉयर हो, इसलिए तुमने मान लिया कि तुम सच्चाई के लिए लड़ रही हो। रोहन और अंजलि के बीच जो हुआ उस वक्त न तुम वहाँ थी और न ही मैं। एक साइड को हारना होता है ताकि दूसरा जीत सके, जितना सभी पक्ष चाहते हैं। हिरल कहती है मैंने आपकी इसी सोच की वजह से ऑफिस छोड़ा था, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सुनवाई फिर से शुरू होती है तो कोर्ट ये कहती है इसमें इंस्पेक्टर ने भले ही लापरवाही की हो, लेकिन उन्हें इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि वो एक एविडेंस को मैनिपुलेट कर सके, इसलिए बाकी जो भी एविडेंस हैं वो आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई वजह नहीं बनती कि रोहन को रिहा किया जाए। अब अगली सुनवाई होती है। तरुण बताता है रोहन की नौकरानी जब घर के बाहर गई तो वह 22 मिनट बाद ही लौट आई थी। तो जो कुछ हुआ अंजलि बता रही है वो 22 मिनट में होना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें रोहन की पीठ पर निशान बने हुए थे। तरुण कहता है जब कोई अपने आप को छुड़ाना चाहता है तो उसके नाखून के निशान छाती पर या कंधे पर आने चाहिए। पीठ पर आने वाले का मतलब है जैसे कि वह चाह रहा है सामने वाले उसकी ओर करीब आए। वह बताता है कि रोहन ने बताया है कि अंजलि और रोहन का अफेयर चल रहा था। उन दोनों के बीच जुनून से भरा संभोग होता था, और जब यह अफेयर खत्म हुआ तो अंजलि ने रोहन पर फेक केस कर दिया। रोहन की पत्नी यह सब सुन नहीं पाती और तुरंत बाहर निकल जाती है।